हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग काइनेमैटिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और इसमें जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उन क्वेश्चंस को भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है ना, काइनेमैटिक्स। तो सबसे पहले समझो काइनेमैटिक्स का मतलब क्या होता है। देखो, अब अगर हम काइनेमैटिक्स को डिफाइन करना चाहें, ठीक है, तो हम इसको ब्रेक करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर इस वर्ड को तुम देखो काइनेमैटिक्स को, तो ये जो वर्ड है, ठीक है ना, जो हमारा टर्म है वो दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन सा? तुम यहाँ पे बोल सकते हो कि सर हमारा एक वर्ड होगा दैट इज काइने। ठीक है ना, और दूसरा जो हमारा टर्म है वो है मैटिक्स। ठीक है, तो अगर तुम इस टर्म के कंप्लीट मीनिंग को समझना चाहते हो तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सर इस काइने का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, और फिर मैटिक्स का मतलब क्या होता है। तो देखो, जो काइने वर्ड है हमारा वो जनरली मोशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, मोशन से रिलेटेड होता है वो। जैसे अक्सर तुम सुनते होगे कि सर अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मोशन के वजह से क्या होता है कि उसके पास एक एनर्जी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो देखो वहां पे भी ये टर्म आ रहा है काइने। ठीक है ना, तो बेसिकली काइने जो वर्ड है हमारा, ठीक है, ये रिलेटेड होता है मोशन से। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें कि सर काइने का मतलब क्या होगा, तो जनरली ये रिलेटेड होता है हमारा मोशन से। सिमिलरली अगर हम लोग मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स जो है बेसिकली उसके मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है। इमोशन के अंदर, ठीक है ना, वो जो सभी हमारा मैथमेटिक्स होगा दैट इज कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो किसी गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, किसी भी टाइम में वेलोसिटी क्या होगी, एंड और भी सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है वो मोशन के मैथमेटिक्स को रिलेट करता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सर मैट्रिक्स का मतलब जो है हमारा, ठीक है ना, वो उसका मैथ्स है। और मैथ्स में बेसिकली क्या होगा हमारा, तो हम लोग बेसिकली फाइंड करेंगे कि सर अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, किसी गिवन टाइम में उसका डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो अब दोनों को अगर एक साथ हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ से अब कंबाइंड हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा काइनेमैटिक्स क्या होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सर काइनेमैटिक्स जो है फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करेंगे। ठीक है ना, कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो किसी भी टाइम में वो कहाँ पे होगा, ठीक है, उसका पोजीशन क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, किसी गिवन टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इस सेक्शन के अंदर में क्या होता है कि हम लोग उस बात पे फोकस नहीं करते हैं। काइनेमैटिक्स के अंदर ध्यान रखना कि हम लोग उस बात पे फोकस नहीं करेंगे कि वो मोशन स्टार्ट कैसे हुआ। मोशन चाहे जैसे भी स्टार्ट हुआ, मतलब कि उस पर कितना फोर्स लग रहा था, नहीं लग रहा था, किस डायरेक्शन में लग रहा था, उसमें हम लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ठीक है ना, उस वाले सेक्शन को हम लोग अलग चैप्टर में न्यूटन्स लॉ में पढ़ते हैं। बस यहाँ पे हम लोगों का फोकस होगा कि बॉडी के मोशन को डिस्कस करना, कि अगर एक बार बॉडी मोशन में आ गया उसके बाद उसके साथ क्या होगा, कितना डिस्टेंस चलेगा, क्या वेलोसिटी होगा, क्या एक्सेलरेशन होगा, इन सब चीज़ों के आसपास हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम लोग जैसा कि बताया हम तुम लोगों को, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मोशन के बारे में। ठीक है ना, मोशन के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये मोशन होता क्या है, ठीक है, तो थोड़ा सा हम तुमको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेसिकली मोशन हम लोग जो है, ठीक है ना, वो कैसे डिफाइन करेंगे। हम लोग बोल सकते हैं कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ठीक है ना, या किसी भी बॉडी का पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो बॉडी जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है, वो उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोशन में है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया है हमारे मोशन का। तो अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि सर कितने टाइप के मोशन होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, तो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें तो जितना भी तुमको मोशन दिख रहा होगा इस नेचर के अंदर, आसपास तुम डेली लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट को मूव करता हुआ देखते होगे, ठीक है, तो उनका जो भी मोशन होता है उसको बेसिकली हम लोग तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा वन डायमेंशनल मोशन, एक होता है टू डायमेंशनल मोशन, और एक होता है हमारा थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, तो बेसिकली कोई बॉडी जब हमारा एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करता है तो उसके मोशन को हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन क्या होगा, तो जब कोई बॉडी सेम टाइम में दो डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करेगा तो उसके मोशन को हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। और थ्री डी में क्या होता है कि जो हमारा बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई मॉस्क्यूटो या कोई इंसेक्ट है रूम के अंदर और वो फ्लाई कर रहा है। ठीक है,
तो उसका मोशन जो होगा वो बिल्कुल रैंडम सा होगा, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। कैसे होगा? तो मान लो कभी ऊपर जा रहा है, फिर सामने आएगा, फिर नीचे जाएगा, दाएं बाएं, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है। तो उस इंसेक्ट के मोशन को हम लोग बोलेंगे कि सर 3 डायमेंशनल मोशन है। सिमिलरली 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल दे तुमको। 2 डायमेंशनल क्या होगा कि मान लो जब हम लोग क्रिकेट देखते होगे तुम लोग, तो उसमें जब हम लोग बॉल को हिट करते हैं बैट से, तो उस केस में जो बॉल का मोशन होता है वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है ना। उसको हम लोग एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मोशन के अंदर हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन और खास करके 2 डायमेंशनल में भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे। तो चलो मेन टॉपिक हमारा वही है, ठीक है ना, कि सर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लगा लो एक बार, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो अभी तुम लोग ये सोच रहे होगे कि सर आप जो मोशन का डेफिनेशन बताएं, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मोशन बताएं, उसके बारे में लिखवाए नहीं, क्योंकि वो अभी हमारे काम का था नहीं, ठीक है ना। हम लोगों को जो इंटरेस्ट है, जो हम लोगों का मेन डिस्कशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन पे होगा। इसके लिए हम उधर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम मेन टॉपिक पे स्विच किए हैं, ठीक है। तो अगर उसमें किसी को कोई डाउट होगा तो वो हमसे पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन को, कि सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, किस तरीके का ये मोशन है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले इसके मोशन को समझना चाहें कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ठीक है, तो सिंपली ये एक 2 डायमेंशनल मोशन होता है। तो इसमें तुम लिखना चाहो तो सबसे पहले एक लाइन लिख सकते हो कि इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है, इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। अब ये 2 डायमेंशनल मोशन क्या होगा? तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट या जो पार्टिकल है, ठीक है ना, वो 2 डायरेक्शन में एक साथ मूव करेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मोशन जो होते हैं वो 2 डायमेंशनल मोशन होते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो भी 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। सिमिलरली ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है वो भी 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो हमारा पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो 2 डायरेक्शन में एक साथ मूव करेगा। तो उस स्पेसिफिक नेम को हम लोग देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो, तो अब ये किस तरह का मोशन है सर, और इसके क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, बेसिकली इसमें और कितने तरीके के मोशंस इन्वॉल्व हैं, तो उसको हम लोग डिटेल में समझने के लिए पहले कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, कुछ मोशन का एग्जाम्पल लेंगे, कुछ केसेस लेंगे, उसके हेल्प से हम लोग देखेंगे कि सर मोशन जो है, ठीक है ना, वो किस तरीके से हो रहा है, और फाइनली हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन को समझाने के लिए क्या कर रहे हैं कि पहले कुछ केसेस ले रहे हैं, ठीक है ना, डिफरेंट मोशंस का। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि सर जो हम लोग मोशन डिस्कस कर रहे हैं वो किस तरह का मोशन है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम केस 1 ले रहे हैं, ठीक है ना, सबसे पहले हमारा केस 1 है, ठीक है ना। केस 1 में क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं, तो देखना। तो देखो केस 1 में हम क्या किए, मान लो ये हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है ना। अब ग्राउंड से हम क्या किए कि कोई एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिए, ठीक है ना, अपवर्ड थ्रो कर दिए विद द स्पीड u, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अर्थ जो है वो कंटिन्यूसली इस पार्टिकल पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा हमारा, ठीक है ना, जिस कारण से इस पार्टिकल के पास कंटिन्यूसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा g के इक्वल। अब यहाँ पे देखो कि इस ऑब्जेक्ट का या जो भी पार्टिकल तुम फेंको हो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में विद द स्पीड u, उसका मोशन कैसा होगा उस बात को समझना, पहले थोड़ा सा फील करना, ठीक है ना, उसके बाद तुम प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत आसानी से समझ पाओगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब तुम इस पार्टिकल को फेंकोगे ऊपर की तरफ, और इसके पास हम लोग देख रहे हैं कि सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसा तुमको पता भी होगा। और ये एक्सेलरेशन किसके वजह प्रोड्यूस हो रहा है? तो जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है इस पार्टिकल पे, उसके वजह से ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और तुम पढ़े होगे, ठीक है ना, तुमको पता होगा कि अगर हमारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हमारा स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, देखो कि जैसे तुम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है, तो जैसे जैसे ये जो पार्टिकल है हमारा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा कि इसका स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा 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 करेगा, और एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचने के बाद क्या होगा कि ग्राउंड से किसी पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचने के बाद इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा हमारा वो 0 हो जाएगा। ध्यान से समझना कि जब तुम फेंके हो इसको ऊपर की तरफ, इसके पास एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हम लोगों को पता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा। और इस चीज़ को हम लोग डेली लाइफ में भी देखते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंकते हैं तो हम लोग देखते हैं ना कि जैसे जैसे वो ऊपर जाता है
वैसे वैसे उसका स्पीड स्लो होता है, स्लो स्लो होता है। अरे पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद क्या होता है कि वो रुक जाता है, मोमेंटरली रेस्ट पे आता है, ठीक है ना। और फिर क्या होगा देखो कि इस हाइट पे पहुंचने के बाद भले ही तुम्हारा वेलोसिटी जीरो हो गया, लेकिन इस इंस्टेंट पे भी क्या होगा कि इस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन तो अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिस कारण से क्या होगा कि अब ये जो पार्टिकल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। और ये यहाँ से नीचे आना स्टार्ट। अब देखो जैसे ही ये नीचे आएगा, तो जैसे जैसे ये अब नीचे आएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो मोशन है वो किस तरह का मोशन है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो इस पूरे पाथ में, ठीक है ना, जब ये फाइनली ग्राउंड को भी हिट कर जाएगा, तो फेंकने से लेकर वापस ग्राउंड तक हिट करने में अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट के मोशन को देखें, तो पूरा का पूरा मोशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हो रहा है। देख रहे हो, जब तुम इसको ऊपर फेंके तो ये पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ऊपर जाएगा 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 जाएगा, एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचने के बाद रुकेगा, और फिर ये इसी लाइन के अलॉन्ग नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सर इस पार्टिकल का पूरा मोशन जो हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हो रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज वन डायमेंशनल मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग 9th-10th में पढ़े भी होंगे कि सर रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, ठीक है ना, या वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है। अब देखो इस मोशन के लिए अगर हम तुमसे पूछें कि बच्चा अगर हमको फाइंड करना है कि किसी भी टाइम पे, ठीक है ना, इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो तुम बोलोगे यस सर, डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, क्योंकि इस केस में हमारा पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो फॉर दिस मोशन अगर तुमको कभी भी किसी टाइम के बाद, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम लोग ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ कि ना। सिमिलरली अब हम तुमको बोले कि कुछ टाइम के बाद, जैसे हम उसको फेंके प्रोजेक्ट किए, तो कुछ टाइम के बाद, ठीक है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। तुम बोलोगे यस सर, इस मोशन के लिए तो हम लोग बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो तुम बोलोगे सर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, हम लोगों को डायरेक्टली इसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो अगर तुमको किसी गिवन टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोगों को वेलोसिटी चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट के साथ में वेलोसिटी चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग इक्वेशन यूज कर लेंगे। तो तुमको थर्ड इक्वेशन पता होगा, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इन तीन इक्वेशन के हेल्प से हम लोग इस मोशन के किसी भी क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं। हम लोग बचपन में पढ़े थे, ठीक है ना, कि किसी भी टाइम पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, किसी गिवन टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या किसी गिवन डिस्प्लेसमेंट में फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो उन सब चीजों को फाइंड करने के लिए हम लोग इन इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोशन आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा कि सर जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करेगा, ठीक है, तो उसका मोशन वन डायमेंशनल मोशन होगा। तो ये पहला केस हम लोग लिए इसमें। चलो अब इसी में हम दूसरा केस ले रहे हैं तुम्हारा, ठीक है ना, केस नंबर 2, ठीक है। तो देखो केस 2 क्या होगा उसको ध्यान से समझना। तो देखो केस 2 में भी हम क्या कर रहे हैं कि इनिशियली हम पहला वाले केस में पार्टिकल को वर्टिकली अप थ्रो किए थे, ठीक है ना अब हम इस बार क्या करेंगे देखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। और इस बार हम वापस क्या किए कि एक पार्टिकल लिए हैं इस तरीके से, और इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के अलॉन्ग हम इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिए विद द स्पीड u। तो देखो इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, तो तुम देख रहे हो कि सर जब इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये जो हमारा पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जाएगा 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 जाएगा, ठीक है ना। अब इस रीजन के अंदर मान लो कि कोई रेजिस्टिव फोर्स है, लेट अस से कि एयर रेजिस्टेंस है या ग्राउंड से फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान से देखो कि इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं कि कोई रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, एफ आर, जिस कारण से क्या होगा कि इस पार्टिकल के पास, ठीक है ना, लेफ्ट की तरफ एक एक्सेलरेशन आएगा। अब इस सिचुएशन में भी तुम देख रहे हो कि सर हमारा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मोशन कैसा होगा, तो तुम देख रहे हो जब ये पार्टिकल को आगे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो एक एक्सेलरेशन आ रहा है पीछे की तरफ, और ये एक्सेलरेशन इसकी स्पीड को कम करेगा। तो जिस कारण से क्या होगा कि ये पार्टिकल जैसे जैसे आगे जाएगा, जैसे जैसे आगे जाएगा, वैसे वैसे इसका स्पीड घटेगा 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 घटेगा, और एक ऐसा डिस्टेंस होगा, एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट होगा जहां पहुंचने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, 0। तो यहाँ पे ये रुक जाएगा, ठीक है ना। अब इस मोशन को भी देखो कि अगर हम लोग इसके मोशन को देखें कि कैसा हो रहा है, तो तुम बोलोगे कि सर जब से हम इसको प्रोजेक्ट किए हैं और जब तक ये रेस्ट में आ रहा है, ठीक है ना, तो पूरा जो मोशन हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन हो रहा है। तो ऐसे मोशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है ना,
तो इस केस में भी अगर हम तुमसे पूछे कि किसी भी टाइम पे अगर हम लोगों को वेलोसिटी फाइंड करना है तो हम लोग कर सकते हैं, यस बिल्कुल। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन यहाँ पे भी हम लोग किसी भी गिवन टाइम के बाद या टी टाइम के बाद हम लोग फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली हम तुमको बोले कि अगर इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो किसी गिवन टाइम के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो फाइंड कर सकते हैं क्या? तो तुम बोलोगे यस सर बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो इस मोशन के लिए भी आइदर तुमको वेलोसिटी फाइंड करना हो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, तो हम लोग इन इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, कब? अगर इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। और इन दोनों मोशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है ना, तो ये दोनों मोशन जो है वो वन डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि इसमें भी तुम देखो पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, इसमें भी तुम्हारा पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो दोनों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे और जो भी हमसे पूछा होगा वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो देखो अगर ये दोनों केसेस तुमको क्लियर हैं, ठीक है, तो अब इसके बाद हम थर्ड केस लेने वाले हैं। तो वहां से तुमको थोड़ा सा फील आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, और वहां से जैसे फील आ गया ना तो फिर तुम प्रोजेक्टाइल मोशन के किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कि सर नेक्स्ट केस क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम केस थर्ड लेने वाले हैं, ठीक है ना। केस थर्ड लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखना केस नंबर थर्ड क्या होगा। तो देखो केस थर्ड में हम क्या किए कि वापस मान लो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है ना। अब इससे हम लोग क्या किए कि एक पार्टिकल को इस बार ना हम वर्टिकली प्रोजेक्ट किए हैं ना हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किए, ठीक है। अब इस बार हम क्या किए ना कि इसको हॉरिजॉन्टल के साथ विद द स्पीड u एट एन एंगल थीटा हम प्रोजेक्ट कर दिए। देख रहे हो, ये जो हमारा केस है वो तुम सिमिलर ले सकते हो कि सर जब हम लोग एक क्रिकेट बॉल को, ठीक है ना, बैट से जब हिट करते हैं या फुटबॉल को जब हम लोग किक करते हैं, तो उस सिचुएशन में जो हमारा बॉल का या जो फुटबॉल का मोशन होगा उसी तरह का मोशन हमारे इस पार्टिकल का होगा। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि इस बार हम लोग इस पार्टिकल को ना ही वर्टिकली प्रोजेक्ट किए ना ही हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किए, इसको हम लोग क्या किए, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे जाके विद स्पीड u प्रोजेक्ट कर दिए। हाँ कि ना। तो यहाँ पे अगर हम तुमसे पूछे कि बच्चा इस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, तुम बता सकते हो क्या? ठीक है ना, तो तुमको थोड़ा बहुत आइडिया है कि सर जो हमारा क्रिकेट बॉल होता है या जो फुटबॉल होता है उनका मोशन कैसा होता है, तो वो सब के सब एक पैराबोलिक पाथ पे फॉलो करते हुए, एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए मोशन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, देखो कि ये जो हमारा पार्टिकल है जब इसको हम लोग थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका जो मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए अपने मोशन को कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। ये अपने मोशन को कंप्लीट करेगा और फाइनली इधर आके कहीं ना कहीं ग्राउंड को हिट करेगा। देख रहे हो, कुछ इस तरह का मोशन होगा हमारा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि सर इस केस में, ठीक है ना, ये जो हमारा मोशन हो रहा है पार्टिकल का वो किस तरह का मोशन है, उसको थोड़ा सा हम लोग फील करते हैं। तो जो हम दो केसेस पहले तुमको बताए हैं, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना क्योंकि उसी का यूज यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम तुमको समझाने के लिए क्या किए, पहले हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग हम ले लिए हैं लेट अस से एक्स एक्सिस, ठीक है ना, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में हम इधर ले लिए हैं लेट अस से वाई एक्सिस। अब यहाँ पे तुम देखो, ठीक है, कि ये जो पार्टिकल है हमारा वो दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कौन कौन सी डायरेक्शन में? तो तुम बोलोगे सर ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग में भी मूव कर रहा है। अब तुम सोच रहे हो सर आपको कैसे पता चला कि ये दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है? तो ये हम तुमको भी फील करवा सकते हैं, देखना ध्यान से। तो देखो इनिशियली हम लोग क्या किए ना कि इस पार्टिकल को कहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ग्राउंड से, ठीक है ना। तो ग्राउंड को अगर हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं तो इनिशियली हम लोग देख रहे हैं कि सर पार्टिकल को तो हम ग्राउंड से प्रोजेक्ट किए, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे तुम देख रहे हो इस पार्टिकल का पोजीशन चेंज कर रहा है। तो जैसे ही प्रोजेक्ट करने के बाद अगर हम कुछ टाइम के बाद तुमसे पूछे कि पार्टिकल कहाँ पे होगा, तो तुम बोलोगे सर इधर कहीं ना कहीं पार्टिकल होगा हमारा, ठीक है। तो अब देखो इस सिचुएशन में देखो कि इनिशियली तुम्हारा पार्टिकल ग्राउंड पे था, लेकिन कुछ टाइम के बाद तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पे होगा, और जब ये यहाँ पे होगा तो तुम देख रहे हो कि सर ये वर्टिकल पे, ठीक है ना, ग्राउंड से किसी हाइट पे है। सिमिलरली तुम देखो कि कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि पार्टिकल चलते चलते यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो फिर फर्दर देख रहे हो कि सर ये जो हमारा पार्टिकल है वो ग्राउंड से किसी पर्टिकुलर हाइट पे है। तो देखो यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो कि इस पार्टिकल का ग्राउंड से टाइम के साथ हाइट चेंज कर रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये पार्टिकल हमारा वर्टिकल के लॉन्ग मूव कर रहा होगा, हाँ कि ना। तो ये तो हम लोगों को समझ में आ गया कि सर पार्टिकल जो है वो हमारा वर्टिकल के लॉन्ग मूव कर रहा है। वो कैसे पता किए? हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो टाइम के साथ इसका ग्राउंड के साथ हाइट चेंज कर रहा है। जैसे हम लोग इनिशियली देखें कि पार्टिकल जो है वो ग्राउंड पे था, लेकिन कुछ टाइम के बाद ग्राउंड से ये
पर्टिकुलर हाइट पे था, फिर उसका हाइट बढ़ा और आगे चल के हाइट घटते भी जा रहा है, लेकिन मेन हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मोशन में है। तो ये हम लोगों को बात समझ में आ गया, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये भी थोड़ा सा बता दीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल में भी मूव कर रहा है, वो भी थोड़ा फील करते हैं उसको। तो देखो इनिशियली तुम देखो कि पार्टिकल को कहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो अगर तुम इसको एक्स एक्सिस ले रखे हो और इसको वाई एक्सिस, तो ये हमारा ऑरिजिन होगा। तो इनिशियली तुम देख रहे हो कि सर हम लोग पार्टिकल को ऑरिजिन से प्रोजेक्ट किए, और फाइनली देखो कि जब ये मोशन कंप्लीट करेगा तो ये ग्राउंड को इस पॉइंट पे आके हिट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा, ठीक है ना, इसका ऑरिजिन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। हम लोग देख रहे हैं कि फाइनली जब ये पार्टिकल अपने मोशन को कंप्लीट कर रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। और अगर ये हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, दैट मीन्स कि हमारा पार्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग भी मूव कर रहा है। तो यहां से अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो ये जो पार्टिकल है वो वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं है कि जो पार्टिकल है वो पहले वर्टिकल में ट्रैवल कर लिया फिर कुछ देर के बाद हॉरिजॉन्टल में ट्रैवल करेगा, नहीं, ये दोनों डायरेक्शन में जो मोशन हो रहे हैं, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, ये दोनों सेम टाइम में हो रहे हैं। मतलब मोशन कुछ ऐसा है कि ये पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है। मतलब दोनों डायरेक्शन में जो तुम्हारे मोशन हो रहे हैं ना, वो दोनों सेम टाइम पे हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को, जिसमें कि पार्टिकल जो है वो दो डायरेक्शन में मूव करेगा एट द सेम टाइम, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। तो ये हमारा जो एग्जांपल है वो टू डायमेंशनल मोशन का है। और ये जो पर्टिकुलर मोशन है बच्चा, ठीक है ना, जब किसी पार्टिकल को ग्राउंड के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस केस में जो उसका मोशन होता है पैराबोलिक पाथ के अलॉन्ग, तो इस पर्टिकुलर मोशन को, इस पर्टिकुलर टू डायमेंशनल मोशन को हम लोग नाम देते हैं दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? तो आई होप कि तुम लोगों को ये फील हुआ होगा कि सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा पार्टिकल है वो बेसिकली दो डायरेक्शन में मूव करेगा एट द सेम टाइम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। चलो अब इसी मोशन को थोड़ा हम लोग और डिटेल में एनालाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो ये समझ में आ गया कि इस केस में हमारा पार्टिकल जो है वो दोनों डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे कि सर जो दोनों डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वो किस तरह का मोशन हो रहा है। थोड़ा उन इंडिविजुअल मोशंस को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि वहां से भी आइडिया लगे, वहां से भी फील हो तुमको कि जो दोनों डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, वो एक्चुअली किस तरह का मोशन है, ठीक है। तो हम दोनों डायरेक्शन मोशन को अलग अलग करके एनालाइज करेंगे, ठीक है ना, विजुअलाइज करेंगे। तो कोशिश करना है कि सर मोशन कैसा हो रहा है उसको फील करने का। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इस पार्टिकल के सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम एनालाइज करेंगे। क्या बोले हम? इस पार्टिकल के वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन को एनालाइज करेंगे। अभी इस पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कैसा हो रहा होगा उस बात से हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम उस बात पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अभी मेरा फोकस क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन को एनालाइज करना, कि वर्टिकल में उसका मोशन कैसा होगा। उसके बाद फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का भी एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग। तो बस ध्यान रखना कि सिर्फ तुमको किस पे ध्यान देना है, वर्टिकल डायरेक्शन में। कुछ बच्चे तेज बनने के चक्कर में क्या करते हैं ना, कि वो साथ ही साथ बोलते हैं सर हॉरिजॉन्टल में भी जा रहा है। तो ये बात बार बार बोल रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल में भी जा रहा है, ये हम लोगों को भी पता है, लेकिन उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बात समझ में आया? अभी हमारा एम, हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि सर सिर्फ वर्टिकल में कैसा मोशन है उसको डिस्कस करना। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो देखो इनिशियली जो हमारा पार्टिकल है वो ग्राउंड पे था बच्चा, और अगर ग्राउंड को हम लोग रेफरेंस ले लें तो हम बोल सकते हैं कि सर इनिशियली जो हमारा पार्टिकल का हाइट है ग्राउंड से वो है 0, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे हमारे पार्टिकल का पोजीशन चेंज कर रहा है। जैसे तुम देख रहे हो कि कुछ टाइम के बाद हमारा पार्टिकल चलते चलते यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा तो देखो ये जो पार्टिकल है, ठीक है ना, वो ग्राउंड से किसी पर्टिकुलर हाइट पे होगा, हाँ कि ना। तो इनिशियली क्या हो रहा है कि इसका हाइट बढ़ा, ठीक है, ये वर्टिकल के अलॉन्ग मूव कर रहा है और हाइट बढ़ रहा है। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये पार्टिकल चलते चलते यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो देखो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका हाइट और भी इंक्रीज किया। ध्यान से देखो कि पहले तो हाइट 0 था, फिर जैसे इस पोजीशन पे हुआ तो इसका हाइट बढ़ा, फिर जब इस पोजीशन पे आया तो हाइट बढ़ा, ठीक है ना, फिर इस पोजीशन पे आया तो हाइट और बढ़ा। और इस पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट है बच्चा जहां पे क्या है कि इस पार्टिकल का, ठीक है, इस पार्टिकल का ग्राउंड से जो हाइट है वो सबसे ज्यादा है। क्योंकि इसके बाद देखो कि पार्टिकल जैसे ही आगे बढ़ेगा, मान लो कि इस पाथ पे जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो तुम देखो कि इसका जो हाइट है ग्राउंड से वो वापस डिक्रीज करने लग गया, ठीक है ना। तो इस पोजीशन पे जो ग्राउंड से हाइट है वो मैक्सिमम है, क्योंकि इसके बाद जो है वो वापस इसका हाइट घट रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहुंचा, इसका ग्राउंड से ये हाइट है, तो पहले वाले केस से कम हो गया,
फिर क्या होगा, सिमिलरली जब ये आगे और बढ़ेगा तो मान लो पार्टिकल चलते चलते इस डायरेक्शन में यहाँ पे पहुंच गया, तो इसका ग्राउंड से और हाइट डिक्रीज हो गया और घट गया, ठीक है ना। फिर मान लो कि चलते चलते पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाएगा तो ये हाइट और घट गया, ठीक है ना। फिर फाइनली क्या होगा, ये ग्राउंड को आके हिट करेगा, तो जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो फिर से हाइट क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0, ठीक है। तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर तुम मोशन को देखो तो ये केस 1 के सिमिलर है। अब तुम सोच रहे हो सर केस 1 के सिमिलर कैसे है, तो देखो केस 1 में भी क्या हो रहा था, थोड़ा सा फील करवाए तुमको, हम केस 1 याद दिलाए। तो केस 1 में भी क्या हो रहा था, देखो कि जब तुम पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किए थे तो पहले क्या हुआ कि धीरे धीरे इसका हाइट बढ़ा 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 और एक पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा वो। और उसके बाद क्या हुआ, पार्टिकल वापस ग्राउंड की तरफ आने लग गया, और जैसे ही ये वापस ग्राउंड की तरफ आने लग गया तो इसका हाइट जो है वो डिक्रीज करने लग गया, घटने लग गया, घटने लग गया, घटने लग गया, और फाइनली क्या हुआ कि ये ग्राउंड को आके हिट किया, मतलब फिर से इसका हाइट 0 हो गया। तो इस केस में देखो कि मोशन कैसा हो रहा है कि पहले हाइट बढ़ रहा है बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, एक मैक्सिमम हाइट मिला और उसके बाद क्या हुआ, हाइट घटने लग गया, घटने लग गया। तो तुम यहां से थोड़ा सा फील कर पा रहे हो कि सर सेम टाइप का मोशन जो है हमारा वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। देखो इनिशियली यहाँ पे देखो क्या हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में कि पहले हाइट 0 था, फिर हाइट बढ़ा 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 बढ़ा, एक पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा और उसके बाद फिर से हाइट घटना स्टार्ट हुआ, घटना स्टार्ट हुआ और फाइनली हाइट 0 हो गया, हाँ कि ना। तो तुम देख रहे हो सर वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन है वो तो केस 1 के सिमिलर है, और केस 1 क्या था हमारा, वो 1 डायमेंशनल मोशन था। मीन्स कि यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि सर इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर इस पार्टिकल का जो मोशन है वो कुछ नहीं है, ठीक है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में वो एक 1 डायमेंशनल मोशन। ये हम लोगों को समझ में आ गया कि ये जो पार्टिकल है वो वर्टिकल के अलॉन्ग कैसा मोशन कर रहा है बच्चा, 1 डायमेंशनल मोशन, हाँ कि ना। चलो तो ये अगर तुमको फील हो गया तो अब थोड़ा सा हम तुमको ये एनालाइज करवाते हैं कि सर अब हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग कैसा मोशन हो रहा है। वर्टिकल के अलॉन्ग क्लियर है ना, वर्टिकल के अलॉन्ग हम लोगों को क्या समझ में आया कि जो पार्टिकल का मोशन है वो सिंपली 1 डायमेंशनल मोशन है और कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग देखे केस 1 के सिमिलर था, तो जैसा मोशन केस 1 में हो रहा था वैसा ही मोशन हमारा वर्टिकल के अलॉन्ग हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे वर्टिकल के अलॉन्ग पार्टिकल का मोशन जो है वो 1 डायमेंशनल मोशन। चलो अब हम लोग हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग देखते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हम तुमको बोल दिए कि सर हम लोग को हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग डिस्कस करना है, तो अब हम लोग वर्टिकल में फोकस नहीं करेंगे। वर्टिकल में वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ठीक है ना, किस पोजीशन पे, उससे हम लोगों को बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा। सिर्फ और हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग इसका मोशन कैसा हो रहा है। तो देखो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग अगर देखें तो हमारा जो पार्टिकल है, ठीक है ना, वो इनिशियली कहाँ पे था, ओरिजिन पे था, और फाइनली जब ये पाथ को फॉलो करते हुए मोशन को कंप्लीट किया तो तुम देखो कि सर हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, वो यहाँ आके रुक गया। तो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग देखो कि हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेस्ड किया, और हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग अगर तुम इसका मोशन देखो तो ये केस 2 के सिमिलर है। कैसे, तो हम तुमको थोड़ा सा दिखा भी सकते हैं। तो देखो केस 2 में क्या था हमारा, हम लोग क्या किए थे कि ग्राउंड के किसी एक पोजीशन से पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किए थे, और ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग मूव कर रहा था कर रहा था कर रहा था, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के बाद रुका। और यहाँ पे हम लोग देखिए सर हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन देखें तो वो मोशन जो है वो केस 2 के सिमिलर है बच्चों। और केस 2 हम लोग देख रहे हैं ये कुछ नहीं है, 1 डायमेंशनल मोशन है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर प्रोजेक्टाइल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वो भी 1 डायमेंशनल मोशन है। तो अब अगर यहां से हम फाइनली कंक्लूड करें, ठीक है ना, कि इस पार्टिकल का आखिर मोशन जो है वो कैसा है, अब तुम समझ ही गए होगे कि सर हम क्या बोलने वाले हैं, ठीक है ना। तो तुम बोलोगे कि सर ये जो पार्टिकल है, ठीक है ना, जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उसका मोशन और कुछ नहीं, वो दो 1 डायमेंशनल मोशन का सुपर पोजिशन है। मतलब कि ये पार्टिकल और कुछ नहीं कर रहा है, ये 2 डायरेक्शन में 1 डायमेंशनल मोशन प्रोजेक्ट का परफॉर्म कर रहा है एट द सेम टाइम, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है वो 2 1 डायमेंशनल मोशन का सुपर पोजिशन है। 2 1 डायमेंशनल मोशन अलग अलग डायरेक्शन में एक साथ हो रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो, अब देखो यहां तक अगर तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ये मोशन फील हो गया होगा, ठीक है ना, सारा फंडा अगर तुमको क्लियर हो गया होगा कि सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आखिर एक्चुअली हो क्या रहा है, तो अब तुम बहुत आसानी से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे उसके लिए हम तुमको पॉइंट बताते हैं, कुछ टिप्स बताते हैं, ठीक है ना, तरीका बताते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो जैसा कि तुमको बताएं कि इसमें जो पार्टिकल है वो 2 1 डायमेंशनल मोशन कर रहा है एक साथ में। तो अगर तुमको इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो तुम वापस क्या करो कि इसके मोशन को 2 1 डायमेंशनल मोशन में रिजॉल्व कर दो।
ठीक है ना, कौन कौन से डायरेक्शन में करोगे, ठीक है। तो जिस भी एक्सिस को ले रखे हो तुम, तो यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले रखे और वर्टिकल के अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके मोशन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलॉन्ग रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। और दोनों डायरेक्शन में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को इंडिपेंडेंटली अप्लाई करेंगे। अब तुम सोच रहे हो सर इंडिपेंडेंटली क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे होता क्या बच्चा कि देखें हम लोग कि पार्टिकल जो है वो दो डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और ये दोनों डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होते हैं। ये इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, मतलब ये है कि जो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, जो वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा। तुम सोच रहे हो सर ये क्या बात हुई, बात ये है, ठीक है ना, हम कहना ये चाह रहे हैं कि इस केस में देखो, इस सिचुएशन में इस पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मोशन को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। इसका कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि इस पार्टिकल के पास वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी के वजह से पार्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग डिस्प्लेस्ड नहीं करेगा। बात समझ में आया। सिमिलरली इस पार्टिकल के पास वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी एक्सेलरेशन होगा, तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा। सिमिलरली इस पार्टिकल के पास अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा। सिमिलरली इस पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई वेलोसिटी है तो उस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से वर्टिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। मतलब जो दोनों डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इंडिपेंडेंट रहेंगे एक दूसरे से, हाँ कि ना। तो जो वेलोसिटी होगा वर्टिकल में तो उसी वेलोसिटी की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करेगा। सिमिलरली अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है तो उस वेलोसिटी की वजह से सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है तो उसके वजह से सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो चेंज करेगा। बात समझ में आया। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके मोशन को दो वन डायमेंशनल मोशन में रिजॉल्व कर देंगे और दोनों डायरेक्शन में हम लोग इंडिपेंडेंटली इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे। जो भी फाइंड करना होगा वहां से हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। और फिर कंबाइंड मोशन के लिए निकालना होगा तो दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंबाइन कर। बात समझ में आया। तो यहां तक तुमको पॉइंट अगर समझ में आ गया तो आगे कैसे करेंगे वो भी और क्लियर होगा। जैसे भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ डिफरेंट क्वांटिटीज को हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो वहां से तुमको और भी क्लियर हो जाएगा कि सर कैसे इस मोशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नया पेज वाला किधर, नया पेज, तो उधर चला जाएगा। चलो तो अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, ठीक है ना, कुछ क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है ना, उनको हम लोगों को फाइंड करना होगा। बट उनसे पहले हम लोग उन टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आने वाला है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग लगाओ, दैट इज सम टर्म्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सम टर्म्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या क्या टर्म्स होंगे उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला टर्म जो तुमको मिलेगा वो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, ठीक है। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग तुमको समझ में आना चाहिए क्योंकि ये जो टर्म आएगा तो तुमको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है उसको समझना। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि सर जो हमारा पार्टिकल है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है या कोई भी मोशन कर रहा है तो उसको अपने मोशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। तो जो भी टाइम लगेगा उसको मोशन कंप्लीट करने में उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और सिंस की अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जितने टाइम के अंदर वो अपने मोशन को कंप्लीट करेगा उतने टाइम को हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ
फ्लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो एक लाइन कि सर हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। हम बोल सकते हैं कि इट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स मोशन। ठीक है, डेफिनेशन लिखवा देते हैं तुम लोगों को। ठीक है ना, इट इज द टाइम टेकन बाय पार्टिकल to complete its motion, तो जितना टाइम इसको मोशन को कंप्लीट करने में लगेगा उसी को हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये होगा कितना सर, कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा उसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, बट पहले ये टर्म्स का मतलब समझ जाओ, मीनिंग समझ जाओ कि होता क्या है। तो जब भी तुमको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना हो तो बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा कि उसको मोशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, वही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। सिमिलरली दूसरा टाइम तुमको मिले, सॉरी दूसरा टर्म जो मिलेगा, ठीक है ना, वो मिलेगा रेंज। ठीक है, रेंज, इसको हम लोग डिनोट करेंगे दैट इज आर से। समझना कि सर ये रेंज क्या होता है। तो अभी हम लोग देखें कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल था वो दो डायरेक्शन में मूव कर रहा था, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। तो रेंज क्या होता है ना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। तो यहाँ पे तुम डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो जो पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है उसी को हम लोग बोलेंगे रेंज। इन सब टर्म्स को भी हम तुमको दिखाएंगे भी डायग्राम के अंदर कि सर किसको रेंज बोल रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट तो नहीं दिखा सकते हैं, वो तो तुमको समझना ही पड़ेगा। मोशन कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, और टर्म को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो थर्ड टर्म जो तुमको मिलेगा वो मिलेगा मैक्सिमम हाइट। ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट। अभी मैक्सिमम हाइट क्या होता है, इसको हम लोग एच मैक्स से डिनोट करेंगे। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है कि सर पार्टिकल का ग्राउंड से जो मैक्सिमम हाइट होगा, ठीक है ना, या तुम ऐसे बोल सकते हो कि सर जो हमारा पार्टिकल है उसका वर्टिकल के अलॉन्ग जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, इट इज द मैक्सिमम इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो ये थर्ड टर्म तुमको पता होना चाहिए। ना फोर्थ क्या होगा तुम्हारा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, एज यूजुअल नाम से पता चल रहा है कि हम लोग पार्टिकल को जिस एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस एंगल से फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ में, ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसमें लिखना चाहो तो लिख लो कि इट इज द एंगल विथ विच, ठीक है, विथ विच द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। ठीक है, तो जिस एंगल के साथ हम लोग पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, नेक्स्ट टर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो नेक्स्ट टर्म हमारा जो होगा सिक्स्थ वन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, तो सबसे पहले समझना ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, ये पाथ होता है जिस पाथ के अलॉन्ग हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, अब वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि सर जो पार्टिकल है हमारा वो किसी न किसी कर्व के अलॉन्ग मूव करेगा। ठीक है, और किसी भी कर्व को अगर एक्सप्लेन करना हो, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करना हो, तो हम लोग इक्वेशन के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सर हमारा पार्टिकल जिस भी पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, उस पाथ का जो इक्वेशन होगा हमारा उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इसमें लिखना चाहो तो लिख लो कि इट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। ठीक है, इट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, फॉलोड बाय द पार्टिकल। ठीक है ना, कि पार्टिकल जो है हमारा जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पाथ का इक्वेशन क्या है उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री।
तो ये कुछ कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो गया हमारा, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, इन सब चीज़ों को तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो चलो हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, इन्हीं सभी क्वांटिटीज को फाइंड करेंगे। जैसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मतलब मोशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा उसको, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा उसका रेंज क्या होगा, इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके इन सब टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे तुमको क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, कि उसका डायग्राम बना रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो मान लो कि ये हमारे पास ग्राउंड है, और हम लोग क्या किए कि ग्राउंड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिए हैं इस तरीके से विद द स्पीड u एट एन एंगल थीटा, ठीक है ना, फ्रॉम द ग्राउंड। अब यहाँ पे तुम देखो कि जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दोगे इस तरीके से, तो जो पार्टिकल का मोशन होगा, ठीक है ना, वो फ्री फॉल होगा एक तरीके से तुम बोल सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंडर मूव करेगा, ठीक है। तो इसमें तुम मोशन अगर देखोगे कि सर इसका मोशन कैसा होगा, तो पहले एग्जाम्पल हम लोग ले चुके थे और उसमें हम लोग देखे थे कि इस बार जो हमारा पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके से एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए अपने मोशन को कंप्लीट करेगा और फाइनली ग्राउंड को कहीं ना कहीं जाके हिट करेगा, ठीक है। अब देखो जितने भी टर्म्स तुम लोगों को हम लिखवाए हैं, ठीक है ना, वो टर्म्स कौन सा है नहीं है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखो सबसे पहला जो तुमको हम बताएं रेंज क्या होगा, हम तुमको बताए थे कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है हमारा, ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। तो ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रेंज, ठीक है। नेक्स्ट टर्म तुमको क्या लिखवाए थे हम लोगों को, मैक्सिमम हाइट क्या होगा। मैक्सिमम हाइट के अंदर क्या बताए थे, वर्टिकल के अलॉन्ग जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वही हमारा मैक्सिमम हाइट होगा। तो देखो इसका मैक्सिमम हाइट मतलब कि वर्टिकल के अलॉन्ग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब ये हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे होगा, ठीक है ना, इस पाथ के मिड पॉइंट पे होगा इधर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सर इस इंस्टेंट पे वर्टिकल के अलॉन्ग जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है, और इसी को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, ठीक है। अब देखो ये जो थीटा है हमारा, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि इसी एंगल के साथ हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि सर जो हमारा थीटा है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो वो जैसा कि तुमको बताया वो फील ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोशन को कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगेगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे ना। अब हम लोग एक एक करके उन सभी क्वांटिटीज को फाइंड करेंगे कि इस मोशन के लिए हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ठीक है ना, और भी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो कि अगर उन क्वांटिटीज को फाइंड करना है तो हम तुमको क्या बताए थे कि सबसे पहले इसके मोशन को तुम दो वन डायमेंशनल मोशन में रिजॉल्व कर दो, ठीक है, और दोनों डायरेक्शन में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को इंडिपेंडेंटली अप्लाई करेंगे। अब कैसे हम लोग फाइंड करेंगे और कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग ले रहे हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और वर्टिकल के अलॉन्ग हम ले रहे हैं वाई एक्सिस। तो हम इस एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही इसके मोशन को रिजॉल्व करेंगे। मोशन रिजॉल्व कहने का मतलब है कि सर जो भी इसका वेलोसिटी होगा या जो कोई एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना, ये जो भी क्वांटिटीज है उनको हम इन्हीं दोनों डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर देंगे। अब रिजॉल्व करना आता होगा सबको, अगर नहीं आता है तो हम सिखाएंगे, ठीक है ना, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। देखो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हम बोल दे रहे हैं यू एक्स, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसको हम बोल दे रहे हैं यू वाई, ठीक है ना, और ये हो जाएगा हमारा यू साइन थीटा, ठीक है ना। अब इस सिचुएशन में देखो कि पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या किए कि जो भी इस पार्टिकल का जो भी क्वांटिटीज नोन था उसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलॉन्ग रिजॉल्व कर दिए। तो अब हम क्या करते हैं पहले कि दोनों डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटीज है उनको हम लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर वहां से हम जो भी क्वांटिटीज फाइंड करना है वो हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम कॉलम बनाए इस तरीके से, तो मान लो कि इधर हम एक्स एक्सिस के क्वांटिटीज को लिखेंगे और इधर हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो भी क्वांटिटीज उन्होंने उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखो कि अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी देखें तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, यू कॉस थीटा। अच्छा, वाई डायरेक्शन में अगर इनिशियल वेलोसिटी देखें तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा, यू साइन थीटा। देख पा रहे इस डायग्राम से एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है तुम्हारा, यू एक्स यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि सर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, तो थोड़ा सा सोच के बताओ हमको, ठीक है। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलना है।
अब ये बताओ कि एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो तुम देखोगे कि सर एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं, एयर रेजिस्टेंस वगैरह हम लोग नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो उसकी तो बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ क्या देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब एक्सेलरेशन कब आएगा, जब फोर्स होना चाहिए। तो तुम बोलोगे सर एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। दैट मीन्स कि अगर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखेंगे तो वो 0 होगा, ठीक है। नाउ अब वाई डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें कि सर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो तुम देख रहे हो वर्टिकल डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, हर टाइम में इस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिस कारण से पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन है जी के इक्वल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सर वर्टिकल डायरेक्शन में अपने पास एक्सेलरेशन है जी के इक्वल, ठीक है। तो और भी कोई क्वांटिटी पता है तुमको, तुम बोलोगे नहीं फिलहाल तो सर इतना ही पता है, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी पता है और हम लोगों को एक्सेलरेशन पता था। अब इसी इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना होगा, ये रेंज कितना होगा सर वो फाइंड करेंगे, मैक्सिमम हाइट क्या होगा ये फाइंड करेंगे, ये जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा उसको भी फाइंड करना होगा। तो चलो एक एक करके हम लोग सारे टर्म्स को, सारे क्वांटिटीज को हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ, दैट इज टाइम ऑफ, इसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। चलो अब कैसे फाइंड करेंगे उस चीज़ को देखना यहाँ पे, ठीक है। बस 5 मिनट हो, ठीक है ना, बस ये टॉपिक ओवर होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, अब देखो कुछ कुछ बातें और तुमको पता होना चाहिए, ठीक है ना, इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए। जैसे कि जो भी क्वांटिटी तुमको फाइंड करना है, ठीक है ना, तो तुमको क्या करोगे, उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, ठीक है। तो अब तुम कैसे फाइंड करोगे कि सर इस टर्म को, इस क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए किस डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं। तो उसके लिए तुमको ये चेक करना पड़ेगा कि जिस क्वांटिटी को हम फाइंड कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड कर रहा है, इधर हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में। अब तुम सोच रहे सर ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा तुमको हेल्प कर सकते हैं पता करने के लिए कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारा, ठीक है ना, वो किस डायरेक्शन ऑफ मोशन में डिपेंड करेगा। तो देखना हम साइड में तुम लोगों को बता रहे हैं। तो मान लो कि यहाँ पे हमारे पास, ठीक है ना, ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। अब देखना यहाँ पे मान लो कि हम कोई पार्टिकल को, ठीक है ना, ग्राउंड के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किए, तो क्या होगा कि ये एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए मोशन को कंप्लीट करेगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हम तुमसे पूछे कि इसको मोशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, वो किस फैक्टर पे या किस डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड करेगा। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हम पूछेंगे क्यों, तो वो बोलेंगे कि सर जितना दूर जाके गिरेगा उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, हाँ कि ना। लेकिन वो गलत आंसर है। एक्जैक्टली तुम देखो तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि तुम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख रहे हो सर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, एक वेलोसिटी मिला हुआ है वो उसी वेलोसिटी से चलता चला जा रहा है। अब तुम सोचोगे वो किस डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, हम बोलेंगे कि इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना वो इसके वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड कर रहा है। अब सोचोगे कैसे, तो देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम थोड़ा सा ये देखो कि ये पार्टिकल जो है, ठीक है ना, वो मोशन को कब कंप्लीट कर रहा है, इसका मोशन कब कंप्लीट हो रहा है। तो तुम बोलोगे सर जब ये आके अपने ग्राउंड को, ये ग्राउंड को वापस आके हिट कर रहा है तब जाके इसका मोशन कंप्लीट कर रहा है, हाँ कि ना। मतलब कि जब तक ये ग्राउंड को हिट नहीं करेगा, जब तक ये हवा में रहेगा तब तक वो अपने मोशन में, और इसका मोशन कंप्लीट कब होगा, जब फाइनली आके ये ग्राउंड को हिट करेगा, हाँ कि ना। अब देखो ये जितना जल्दी ग्राउंड को हिट करेगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ही कम होगा, ये जितना लेट से ग्राउंड को हिट करेगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ही ज़्यादा होगा। अब सवाल ये है कि सर वो कब जल्दी करेगा कब लेट से करेगा, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि ये पार्टिकल जो है वो ग्राउंड से कितना हाइट पे जा रहा है। वो ग्राउंड से जितना ज़्यादा हाइट पे जाएगा उसको वापस आने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा बच्चा, और ग्राउंड से जितना कम हाइट पे जाएगा वो उतना ही जल्दी आके ग्राउंड को हिट करेगा, हाँ कि ना। तो अगर वो ग्राउंड को लेट से हिट कर रहा है दैट मीन्स कि उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा, और जल्दी अगर ग्राउंड को हिट कर रहा है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड कर रहा है। तो अब जैसे ही तुमको ये पॉइंट पता चल गया कि सर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है हमारा वो वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। और वो कौन सा, तो देखो इसका मोशन कब कंप्लीट हो रहा है हमारा, ठीक है ना, जब वर्टिकल के अलॉन्ग इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ वर्टिकल में देखें तो देखो इनिशियली जिस लेवल पे था फाइनली उसी लेवल पे है, तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल के अलॉन्ग देखें तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है।
हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर जितने टाइम के बाद इसका वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा वही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या किए कि सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिए हैं, दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर, बट किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो ये भी हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि ये जो भी क्वांटिटीज लिए हैं वो किस डायरेक्शन का लिए हैं हम, वाई डायरेक्शन में। नो, अब यहाँ पे क्या करना है तुमको कि जो भी क्वांटिटीज तुमको पता है, ठीक है, उनको तुम विथ साइन यहाँ पे पुट कर दो। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा वाई डायरेक्शन में, तो तुम बोलोगे सर जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है विथ डायरेक्शन अगर देखें, तो देखो ये डायरेक्शन विथ साइन अगर हम लोग देखें तो उसके लिए कन्वेंशन लेंगे कि जो भी क्वांटिटीज अपवर्ड डायरेक्शन में होगा उसको पॉजिटिव और जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा नेगेटिव। तो हम लोग देख रहे थे वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यू साइन थीटा। अच्छा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या था, तो तुम बोलोगे सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में था और मैग्नीट्यूड था जी, बट अगर हम लोग विथ साइन लें तो ये माइनस जी हो जाएगा। इनके वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, सब्सटीट्यूट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज यू साइन थीटा, ठीक है ना। और ये हम लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, प्लस ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए वाई, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, माइनस ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर। अब इन दोनों से टी कॉमन ले लो, ठीक है। तो जैसे तुम टी कॉमन लोगे तो ये हम लोगों को मिल जाएगा क्या, माइनस जी बाई टू प्लस ऑफ यू साइन थीटा, ठीक है ना, यू साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पे टी भी आएगा अपना, इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन जीरो आ रहा है, तो ये पॉसिबल कब होगा, जब दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए। तो तुम बोलोगे सर एक यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा इस समय हमारा टाइम जीरो हो जाए, और ये टी इज इक्वल टू जीरो क्या बता रहा है, एक बार तो डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, जब तुम प्रोजेक्ट कर रहे होगे, क्योंकि उस इंस्टेंट पे भी इनिशियली भी हमारा पार्टिकल कहाँ पे होगा, ग्राउंड पे। और दूसरा टाइम कब मिलेगा, जब तुम इस टर्म को जीरो के इक्वल करोगे, और यहाँ से जब जीरो के इक्वल करोगे तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा तुमको वो मिलेगा टू यू साइन थीटा बाई जी। इस रिजल्ट को हम लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। एक प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ये होगा। थैंक यू।